गुड इवनिंग बच्चों। आज की क्लास में हम लोग बातचीत करने वाले हैं एटम एंड मॉलिक्यूल टॉपिक के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं बेसिक क्लास हमारी चल रही थी रेगुलरली, बीच में कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से थोड़ा सा सेहत नहीं ठीक होने की वजह से क्लासेस आपकी थोड़ा सा रुक गई थी बीच में दो, लेकिन उसको एडजस्ट कर लिया जाएगा। जैसा कि आज की टॉपिक में हम बातचीत करेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ये हमारा टॉपिक है। एटम एंड मॉलिक्यूल के बारे में बातचीत करनी है बच्चे। बहुत बेसिक सा टॉपिक है। हम केवल आज बात इस टॉपिक में सिर्फ इतनी करेंगे कि क्या होता है एटम और मॉलिक्यूल क्या होते हैं, और मॉलिक्यूल्स के टाइप कितने हैं, किसको हम किस नाम से जानते हैं, और वो देखने में कैसा होता है। देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट की इस क्लास में सबसे पहले आपको ये जानना है कि व्हाट इज एटम। एटम के बारे में जैसा कि आप पहले भी जानते थे, अगर हम एटम की कहानी की बात करें तो आप पहले भी जानते थे कि एटम क्या होता है। तो आपने पढ़ा था इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, यानी जो एटम होता है बेटा, यह क्या है, किसी भी मैटर का वह सबसे छोटा सा छोटा पार्ट है जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। यानी कि हम ये पढ़ते थे कि एटम के बारे में जो सबसे पहली बात आती है, वो सबसे पहली बात क्या है, जरा उस पर गौर करिएगा। अगर हम सबसे पहली बात की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि यह सबसे स्मॉलेस्ट है, यानी कि एटम जो होता है वह स्मॉलेस्ट पार्ट है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, जो मेन पॉइंट्स में अगर हम बात करते हैं तो हम कहते हैं यह इनडिविजिबल है। दूसरी बात हमने क्या कहा था, इनडिविजिबल है। तीसरी बात, इसको सबसे पहले किसने बताया था बेटा, जॉन डाल्टन ने। कब बताया था, 1808 में। हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे अगर कोई भी एक पार्ट हमें दे दिया जाए, कोई भी मैटर दे दिया जाए, उस मैटर को कट करते जाओ, कट करते जाओ, 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 एक समय के बाद एक ऐसा छोटा सा पार्ट मिलेगा जो क्या कहलाएगा, एटम कहलाएगा, और जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर पाएंगे। यानी ये जो छोटा सा पार्ट ऑब्टेन होगा बच्चे, इसको हम फिर से क्या कर सकते हैं, डिवाइड नहीं कर सकते। ऐसा एटम के बारे में बताया गया। अब सबसे बड़ा सवाल ये आया कि एटम की जानकारी तो हो गई, इसका मतलब ये सबसे छोटा पार्ट है, लेकिन क्या यही मान्यता, यही बात हमेशा चलती रही क्या? क्या इसमें कुछ बदलाव भी आया क्या? हाँ, बदलाव क्या है, जरा उसको देखते हैं। हम कहते हैं एटम दिखने में कुछ ऐसा है, ऐसा है, यानी यह इसके स्ट्रक्चर की बात है। लेकिन उससे पहले हमें जानना ये पड़ेगा कि एटम के अंतर्गत जो बाद में बातें समझ में आई कि सबसे छोटा एटम है, सही बात है, लेकिन इस एटम के अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। इस न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होती है बेटा, 3D में ये सेल पाई जाती है। क्या पाई जाती है, सेल पाई जाती है। और ये जो सेल पाई जाती है इसको नाम देते हैं क्या, KLMN। ये सेल होती है जो न्यूक्लियस के चारों तरफ पाई जाती है। यानी हम ये कहते हैं कि जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल पाए जाते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है बच्चे, और न्यूट्रॉन हमारा क्या होता है, न्यूट्रल होता है। और यहाँ पर जो सेल है इनमें क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, और जो निगेटिवली चार्ज होते हैं, और यह एटम के अंदर या न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं, यानी इनके अंदर रिवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट बताया जाता है। ये बात हम आपको एटम से रिलेटेड समझा रहे थे। लेकिन एटम की एक बहुत बड़ी खासियत ये भी है कि एटम के अंदर जो हम कुछ सोचते हैं वो 2D में सोचते हैं, जबकि 2D में नहीं है कुछ, जो कुछ हम सोचते हैं वो 3D में है। ये बीच में आपको जो एक पार्ट दिखाई दे रहा है, यह पार्ट बेटा न्यूक्लियस है। यानी ये जो बीच का पार्ट है ये क्या है, न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के चारों तरफ, न्यूक्लियस के जो चारों तरफ ये 3D में सेल दिखाई दे रही है, यानी पहली सेल, दूसरी सेल, तीसरी सेल, चौथी सेल। ये जरूरी नहीं कि एक सेल के ऊपर जो आप 2D में देख रहे हैं ना, स्फेरिकल, स्फेरिकल का मतलब अलग होता है, सर्कुलर की बात नहीं हो रही बेटा। न्यूक्लियस के चारों तरफ स्फेरिकल अरेंजमेंट होता है, यानी स्पेशियल अरेंजमेंट होता है। वह कुछ इस प्रकार से है, जैसे ये न्यूक्लियस है, उसके जो सबसे पास सेल होगी वह K होगी, उससे दूर L होगी, फिर उससे दूर M होगी, और लास्ट में N होगी। इस प्रकार से हम KLMN 4 सेल के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ पाते हैं। यानी कि एटम की कहानी अगर हम आपको समझाएं तो हमने क्या समझा, अभी तक जो जानकारी हमें हुई वह ये हुई कि इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, इट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। यानी कि एटम किसी भी मैटर का वह सबसे छोटा पार्ट है, वह छोटे से छोटा पार्ट है जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, एक बात।
और दूसरी बात क्या निकल के आई? दूसरी बात ये निकल के आई कि हम इसको डिवाइड तो नहीं कर सकते, सही बात है, लेकिन हम इसमें और क्या कुछ कर सकते हैं क्या? कहते हैं और क्या करेंगे? कहते हैं इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये कहाँ पाए जाते हैं? यह न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता रहता है। इस प्रकार से एटम का स्ट्रक्चर आपको समझाया जाता है। अगला टॉपिक है मॉलिक्यूल। अगर हम आपको समझाएं व्हाट इज मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल क्या होता है, तो हम कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू एटम, यानी दो या दो से अधिक एटम जब आपस में कंबाइन होते हैं, क्लस्टर बनाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल कहते हैं। यानी जब दो या दो से अधिक एटम आपस में कंबाइन होते हैं तब जाकर के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। बेटा एक बात ध्यान देने की ये है कि कभी कभी हम समझ नहीं पाते कि मॉलिक्यूल में बॉन्ड बनता है या नहीं बनता है। बेटा मॉलिक्यूल हमेशा दो एटम के बॉन्डिंग से बनता है, इस बात को आपको जरूर ध्यान रखना है। मॉलिक्यूल क्या होता है? जब दो एटम आपस में कंबाइन होंगे ना तो उनके बीच में एक बॉन्ड बनेगा, उससे मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। और जैसे एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, हम हमेशा कंफ्यूज होते हैं, हमें समझने में परेशानी हो जाती है, एग्जाम में पूछ भी ले जाता है। यानी कि हमने कहा कि मॉलिक्यूल का मतलब होता है कि बॉन्डेड एटम्स, आप ऐसे भी कह सकते हो, यानी कि मॉलिक्यूल को आप ये भी कह सकते हो बॉन्डेड एटम कह सकते हो, या कंबाइंड फॉर्म कह सकते हो। एटम्स का जो होता है उसे भी आप मॉलिक्यूल कहते हैं। या आप ये कह सकते हैं कि व्हेन टू और मोर देन टू एटम्स आर प्रेजेंट इन अ बॉन्डेड फेज इज नोन एज मॉलिक्यूल। या आप ये भी कह सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू एटम इज नोन एज मॉलिक्यूल। इस तरह की तमाम बातें मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में आती है। लेकिन अब सवाल ये है कि जैसे मान लो ये एक एटम ए है, ये दूसरा बी है, ठीक है। अगर ये दोनों एक दूसरे के पास खड़े हैं, ठीक है, तो बेटा अगर ये दोनों एक दूसरे के पास खड़े हैं ना तो ये मॉलिक्यूल नहीं होंगे जब तक ये बॉन्डिंग में नहीं आएंगे। मेरी बात समझ में आ रही? जब तक ये बॉन्डिंग में नहीं आएंगे। जैसे हम, आप या कोई भी, मान लीजिए आप और आपका दोस्त दोनों लोग रास्ता पकड़ के चले जा रहे हो, तो क्या आप मॉलिक्यूल कहलाएंगे? क्या नहीं। जब तक आप एक दूसरे का हाथ पकड़ करके नहीं चलते जाएंगे तब तक आप मॉलिक्यूल नहीं कहलाएंगे। हाथ पकड़ के चलना का मतलब बॉन्डिंग स्टेट में आना, तो बॉन्ड बनाना। और बॉन्ड कौन बनाता है बेटा? जहां पर क्लोजनेस ज्यादा होती है, जिसमें स्टेबिलिटी की कमी होती है, वो एटम्स आपस में हमेशा कंबाइन होकर मॉलिक्यूल के फॉर्म में पाए जाते हैं। जैसे हाइड्रोजन को आपने देखा होगा, हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में, ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में, नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में, ClCl2 के फॉर्म में, HH2 के फॉर्म में, ये सभी एटम्स हमेशा मॉलिक्यूलर फेज में पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर बॉन्ड बनाने की क्षमता ज्यादा है, इसीलिए ये अक्सर मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही पाए जाते हैं। तो मॉलिक्यूलर फॉर्म का मतलब हुआ कंबाइंड फॉर्म। अब इसी में एक छोटा सा सवाल आता है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन N2 एंड 2N। ठीक है, क्लास 9th में जब आप रहते थे तो वहां पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि N2 और 2N में बेसिक डिफरेंस क्या है। बेटा N2 का मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड दूसरे नाइट्रोजन के साथ बनाया हुआ है, यानी ये बॉन्डेड स्टेट में है। और 2N का मतलब होता है ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन, यानी 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, यानी जब नाइट्रोजन के 2 एटम ऐसे होंगे तो उसे 2N कहेंगे। और अगर N2 की बात करेंगे तो नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड से कुछ इस प्रकार से कंबाइंड होता है, तो N ट्रिपल बॉन्ड N ऐसा होगा तो यह N2 मॉलिक्यूल कहलाएगा, और यह 2N की केस कही जाती है। तो N2 और 2N का मतलब ये है। और बेसिक डिफरेंस जो आपके बीच में दिखाई जा रहा है कि ये मॉलिक्यूल है, ये नाइट्रोजन के 2 एटम है। तो मॉलिक्यूल और एटम में आपको डिफरेंस मालूम होना चाहिए। अब देखिए मॉलिक्यूल का कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बताया जा रहा है, जैसा आपको पीपीटी में दिखाई दे रहा है, पीछे बोर्ड पर स्क्रीन पर दिख रहा है। ये क्या है? ये मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है। मॉलिक्यूल्स आपस में इस प्रकार से बॉन्डेड होते हैं, कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं। अब अगला सवाल आया क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल, यानी कि मॉलिक्यूल को हम क्लासिफाई कैसे करते हैं। ठीक है, हम थोड़ा फास्ट जरूर हैं, लेकिन फास्ट इसलिए है कि इस कम समय में ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लास चलाई जा रही है इसका आप भरपूर उपयोग कर सके। मॉलिक्यूल में बेटा एक होता है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्या होता है? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल।
और दूसरा होता है हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल, हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो अब हम ये भी समझेंगे कि व्हाट इज होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल एंड व्हाट इज हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल। होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब ये होता है, होमो मतलब होता है सेम, एटम यानी कि सेम एटम्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एक ही तरह का एटम हो या एक ही एटम हो तो वह होमोएटॉमिक होगा। और हेट्रोएटॉमिक का मतलब जहां पर डिफरेंट केसेस बनेंगी। जैसे आप देखिए ये H2 है, ये O2 है, ये N2 है, ये Cl2 है, ये H2 है, ये Br2 है, ये I2 है, ठीक है। ये सभी क्या है, ये होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल है। क्यों? क्योंकि इसमें सेम एटम ही है। और हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल में क्या होगा, जैसे H2O, हाइड्रोजन के 2 एटम, एक ऑक्सीजन के। जरूरी नहीं कि मॉलिक्यूल में 2 ही एटम हो, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। H2O, CO2, NH3, है ना, H2S, ये सभी जो दिखाई दे रहे हैं ये सभी मॉलिक्यूल कहलाते हैं। और बेटा सबसे ज्यादा जानकर खुशी होगी आपको कि जो हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल होता है इसी को हम कंपाउंड भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर रेशियो तो फिक्स है ना। तो हम कभी वाटर को कंपाउंड, कभी वाटर मॉलिक्यूल जो लिखते हैं वह क्या होता है, वह हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की कंडीशन होती है। यानी H2O, CO2, NH3, H2S ये सभी हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के अंतर्गत पाए जाते हैं। ये पूरा प्रोसेस था इसका, शायद हमें लगता है कि आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो हमने अभी आपको पढ़ाया, एक दशा में हमने पढ़ाया एटम के बारे में, और दूसरी बात हमने पढ़ाई आपको मॉलिक्यूल के बारे में। यानी कि हम 2 कॉन्सेप्ट पर बात किए कि एटम क्या होता है और मॉलिक्यूल क्या होता है। जैसा कि आपने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर देखा, जो एटम का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दिया। यानी कि अगर हम एटम की शेप की बात करें, सॉरी शेप कह रहा हूं, एटम का स्ट्रक्चर अगर देखना चाहें तो कुछ इस प्रकार से होता है बेटा, जैसा आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। यानी एटम का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से है, जबकि मॉलिक्यूल्स कुछ इस प्रकार से कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं। उम्मीद करता हूं कि एटम और मॉलिक्यूल का यह बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि हम आपको समझाना चाह रहे थे वो आप समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। और फर्दर वीडियोस के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आज के बाद कल, क्योंकि अब हम हो गए हैं ठीक, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, ठीक है। अभी हम लोग कल की क्लास में होली भी आ रही है, ठीक है। तो होली से पहले ही हम लोग काफ़ी काम करेंगे। कल की क्लास में हम और भी बातें कर लेंगे, लेकिन अभी आपको ध्यान ये रखना है कि जो भी कॉन्सेप्ट आपका भी छूट रहा है, छूटने का मतलब ये हुआ कि हमने आपको एक दिन जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन की क्लास थी उसमें ढेर सारी बातें बताई थी, याद है आपको? ढेर सारी बातें, क्या क्या बताया था हमने? कहा था केमिकल रिएक्शन पढ़ाएंगे, सॉल्युबिलिटी पढ़ाएंगे, सॉल्यूशन पढ़ाएंगे, आयोनिक और कोवेलेंट कंपाउंड के बारे में बात करेंगे, केमिकल रिएक्शन में क्या फॉर्म होगा, प्रोडक्ट क्या होता है, रिएक्टेंट क्या होता है, इस तरह के तमाम छोटी छोटी वीडियोज़ के बारे में बातचीत हुई थी। कैटलिस्ट के बारे में बताएंगे, प्रमोटर क्या होता है, पॉइजन क्या होता है। तो इन सभी विषयों पर बातचीत करने की बात हुई थी ना बेटा। तो उन सभी टॉपिक्स पर हम बात करते रहेंगे आने वाले 1 से 2 दिन के अंदर, यानी कि होली के पहले पहले। लगभग जो पेंडिंग था अभी 4-5 दिनों में 3 से 4 दिन क्लासेस नहीं हो पाई, उसमें जो वीडियोज हमें अपलोड करनी थी वो हम आपको अपलोड कर देंगे 1 से 2 दिन के अंदर में। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त पढ़ रहे होंगे। हाँ, एक ज़रूरी बात कहना हम भूल ही जा रहे थे। ज़रूरी बात यह है बेटा कि जैसा कि जो बच्चे 9th में हैं, जो बच्चे 11th में, है ना, तो 9th और 11th के बच्चे काफ़ी हद तक समझ नहीं पाते। 8th से पास होने के बाद जो 9th में आते हैं उन्हें भी समझने में परेशानी होती है कि कैसे पढ़ें, क्या करें, क्या ना करें। इस तरह की तमाम समस्याओं से जूझ रहे होंगे। जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, जो 10th पास हो चुके हैं अगर आप, तो 10th के बाद आप 11th में क्या लें, 11th में कौन सा सब्जेक्ट ऑप्ट करें, कौन सी एनईपी के बेसिस पर क्या क्या चेंजेस हो गए हैं अभी सीबीएसई पैटर्न में, कौन से विषय पर हम अगर लेकर के पढ़ते हैं, कौन सा सब्जेक्ट लेकर पढ़ें तो हमें आगे फ्यूचर में ग्रोथ ज़्यादा होगी, ज़्यादा ऑप्शंस होंगे हमारे पास। इन सभी विषयों पर हम करेंगे बात कल शाम 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे के आसपास में। हम आपको एक वीडियो प्रोवाइड करेंगे अपने चैनल पर, आप उसे देखना नहीं भूलिएगा, जिसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हुए बदलाव के बारे में बात होगी। आपको आपके सीबीएसई पैटर्न के बारे में जानकारी मिलेगी, कौन सा पोर्शन अच्छा है, कौन सा खराब है, क्या लेना चाहिए, किसका स्कोप क्या है, इन सभी विषयों पर भी बातचीत होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर
बहुत सारी अपडेट सीबीएसई की तरफ से आ चुकी है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बेसिस पर जो सीबीएसई के द्वारा अपडेट्स मिली हैं उस पर हम कल शाम 7 बजे एक वीडियो अपलोड कर देंगे। आप उसमें पढ़ करके उसको देख करके ज़रूर समझ पाएंगे कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, क्या कोर्स लेना है, क्या सब्जेक्ट चूज करना है। इन सभी विषयों पर बातचीत होगी कल शाम 7 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद।